जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोक प्रधान न्यूज से मैं अब्दुल गफूर शेख आपका दोस्त। आज हमारे साथ जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, ना किसी पहचान की मोहताज है। फिर भी मैं उनका छोटा सा तारुफ आपके सामने पेश करता हूँ। जनाब आम आदमी पार्टी के जिला कार्य अध्यक्ष और अखिल भारतीय नागरिक ग्राहक संगठन के संस्थापक हैं एडवोकेट खतीब वकील साहब, जो कि सोलापुर जिला कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी वकालत की कारकिर्दगी अंजाम दे रहे हैं। तो ये आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दौरे हाजिर को लेकर बातचीत करने में। तो सबसे पहले सर, आपका लोक प्रधान न्यूज टीम की जानिब से हार्दिक स्वागत है और हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो आज का जो दौर है सर, कोरोना महामारी ने जो कोहराम मचाया हुआ है, पिछले एक साल से कोरोना महामारी ने हिंदुस्तान और पूरी दुनिया भर में कोहराम मचाया हुआ है, जिससे कई सारे लोगों की मौतें हो रही हैं और कई सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। तो ये सारे बीच में, इन सारे हालात के बीच में आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इस कोरोना के कोहराम के जिम्मेदार ये देश के नेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इस पूरे कोहराम के असल जिम्मेदार हैं। और उनके बाद में उनको सुझाव देने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे भारत देश में जैसे IAS लॉबी कहते हैं, इस IAS लॉबी के गैर जिम्मेदार अफसरान, इनके ऊपर ही जिम्मेदारी जाती है। जैसे कि 2020 में कोरोना जब स्टार्ट हुआ, जैसे दुनिया में तकरीबन 2020 जनवरी में कोरोना की शुरुआत हुई, कोरोना बीमारी की, और हिंदुस्तान में भी लगभग उसी वक्त कोरोना के जो पेशेंट है वो सामने आते गए। उस वक्त एक प्रोग्राम मोदी सरकार के थ्रू चला गया था, नमस्ते लंदन। तो उसके बाद कोरोना की जो है संख्या, पेशेंट की संख्या काफी हद तक बढ़ती गई। ठीक उसी तरह इस साल भी केंद्र सरकार का ध्यान इलेक्शन की तरफ था। पिछले जो कोरोना काल में केंद्र सरकार का ध्यान ट्रंप को जिताने में था अमेरिका से, और इस साल इलेक्शन में केंद्र सरकार का ध्यान बंगाल और आसाम से इलेक्शन जीतने में था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये आम नागरिकों को छोड़कर अपने वोटों को हासिल करने या फिर अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, हमारी जो केंद्र सरकार है और हमारी केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल ये अपनी इमेज बिल्डिंग की तरफ है। उनका ख्याल नागरिकों की जान और माल की फिक्र, हिफाजत करने की तरफ बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि बंगाल के अंदर जो रैलियां हुई, जो बंगाल में जो सभाएं हुई, उनमें हमारे प्रधानमंत्री जी बगैर मास्क लगाए हुए सभाएं कर रहे थे। हमारे देश के गृह मंत्री, जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वह भी किसी तरह का मास्क न लगाते हुए रैलियां कर रहे थे, हजारों की रैलियां ले रहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल की रैली में कहा, जबकि भारत देश के अंदर रोजाना 3-3 लाख कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जहां तक देखता हूं वहां तक जनता ही जनता है, मैं बहुत खुश हुआ हूं। ये बहुत ही गलत और एक तरह का क्रूर रवैया है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है। जब आज के वक्त हम किसी को कॉल करते हैं तो एक इंसुलिन मशीन के थ्रू मैसेज मिलता है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो ऐसे वक्त में हमारे प्रधानमंत्री रैलियां ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग अच्छी तरह से उन्होंने निभाई, और उसके नतीजे आज हम सब लोगों के सामने हैं। वो चाहे इलेक्शन के तौर पर देखे जाएं या फिर कोरोना पेशेंट को लेकर देखे जाएं। तो बंगाल और आसाम में कोरोना पेशेंट को लेकर जो आज रेशो बढ़ रहा है, उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? यह जो रेशो बढ़ रहा है, उसके पीछे यह रैली ज्यादा से ज्यादा लेना, और इन राज्यों में जो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो स्वास्थ्य व्यवस्था यह नागरिकों की जनसंख्या की प्रोपोर्शनेट नहीं है, ये उसकी असल वजह है।
हाल ही में एक न्यूज वायरल हो रही है, एक खबर आ रही है कि यूपी के बक्सर से एक नदी है, गंगा का जो घाट है, वो गंगा घाट पे तकरीबन 100 से शायद लाशें पाई गई हैं जो बहते हुए आई हुई हैं। तो हमारा जो सरकारी निज़ाम है, हॉस्पिटल तो अरेंज नहीं करा रहा है, फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स भी सही तरीके से दे नहीं रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों की चिताएं जलाने में भी असफल है। बिल्कुल। एक तो लॉकडाउन की वजह से लोगों का रोजगार डूब गया है और कोरोना की मार झेलने वाले जो लोग हैं, जो आम आदमी है, ये देखिए पिछली लॉकडाउन में जब प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 3 घंटों की पूर्व सूचना देकर तमाम देश में लॉकडाउन जारी कर दिया, तब हमारे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 450 से 500 तक थी। उस वक्त में मोदी जी ने किसी भी तरह की पूर्व सूचना दिए बगैर ही लहरी, जिसे आर्बिट्ररी कैप्रिशियस कहेंगे, ऐसा लॉकडाउन जारी कर दिया और मिनिमम 14 करोड़ लोग, 14 करोड़ पर्सन्स बड़े बड़े शहरों से डिस्प्लेस हुए, अपनी अपनी गांवों को चल दिए। भूखे प्यासे तकरीबन 500 से ज्यादा मौतें रास्तों के अंदर हो गई हैं। तो सरकार क्या कर रही है कि लॉकडाउन बढ़ा रही है, लेकिन लोगों को घर के अंदर अगर आप कैद करके रखेंगे तो वो खाएंगे क्या? जिस आदमी का अपने हाथ पर पेट है, जो रोजाना 100-150 रुपये कमाता है, वो खाएगा क्या? इसकी तरफ न मोदी जी का ख्याल है, न उनके मंत्रियों का ख्याल है, न सरकारों का ख्याल है। आप उनको घर में कैद रख रहे हैं लेकिन खाने को नहीं दे रहे हैं। पॉलिसी यह लगती है सरकार की कि आप भूखे मरो, घर में तड़पते मरो, भूखे प्यासे मरो, लेकिन कोरोना से मत मरो। तो लोगों के पास में लॉकडाउन के बहुत ही गलत तरीके से लॉकडाउन लगाने की वजह से लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, उनके पास में क्रय शक्ति नहीं है। इसलिए अगर आज कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म की हो, समाज की हो, अगर उसका अंत्यविधि करना है तो 10,000 रुपये तक खर्चा आ रहा है। तो आम आदमी के पास में खाने को रोटी नहीं है तो वो 10,000 रुपये कहाँ से बर्दाश्त करेगा? इसलिए लोग मजबूरन लाशों को दफनाने के दहन देने की बजाय पानी में फेंक रहे हैं। सर, अंग्रेजों के काल में अंग्रेजी हुकूमत, उनका हुकूमत करने का तरीका था कि फूट डालो और हुकूमत करो। तो क्या हम ये कह सकते हैं आज जो हमारी सरकार है वो एक स्लोगन को लेकर चल रही है कि कैद करो और हुकूमत करो, या फिर कैद रहो बचे रहो? ये देखिए, बुजुर्गों ने कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके राज्यकर्ता इतने नालायक और प्रजाभक्षक होंगे कि उनके राज्यों में आप जिंदा रहने को ही विकास मानोगे, गनीमत जानोगे। तो जैसे आपने कहा कि इन सरकारों का यही एक स्लोगन है, मंशा है, कैद करो, लॉकडाउन करो और हुकूमत करो। लॉकडाउन के आंकड़े छुपाओ, मौतों के आंकड़े छुपाओ, उनकी जो नाकामियां हैं, उनकी जो कोताहियां हैं, उनकी जो गलतियां हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ किसी भी सरकार ने बिल्कुल ख्याल नहीं दिया है। और यही एक वजह है कि इतनी मौतें हो रही हैं और ये अपनी नाकामियां, कोताहियां, गलतियां, बदमाशियां छुपाने के लिए लॉकडाउन का झूठा सहारा ले रहे हैं। सर, आए दिन हम लोग ये भी खबरें देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को हर रोज किसी न किसी तरीके से फटकार लगा रही है। वो ऑक्सीजन को लेकर हो, ऑक्सीजन की प्रोवाइडिंग करने को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने को लेकर हो। तो ये फटकार लगाना सुप्रीम कोर्ट का किस हद तक सही है? ये देखिए, हमको हमारे भारत के स्टेट का ढांचा समझना होगा। अपने स्टेट के 3 विभाग हैं। एक कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर, जिसे हम विधिमंडल कहते हैं, कानून साथ असेंबली कहते हैं, और इस विधिमंडल ने बनाए हुए कानून और लिए हुए फैसलों का अमल करने वाला, एग्जीक्यूशन करने वाला, उसे कहते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और विधिमंडल ने बनाए हुए कानून और लिए हुए फैसलों का अमल, एग्जीक्यूशन, यह एग्जीक्यूटिव बॉडी, कार्यपालिका सही करती है या नहीं, इस पर नियंत्रण रखना, उस पर सुपरविजन करना, यह अदालतों का काम होता है। लेकिन
बदकिस्मती से, नागरिकों की बदकिस्मती से आज हमारे भारत देश की केंद्र सरकार ये गवर्नेंस में पूरी तरह से फेल हुई है। और इसीलिए अपने भारत देश के सुप्रीम कोर्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 142 है उसके तहत कोविड के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एक कोविड टास्क फोर्स बनाकर अपनी तरफ लेनी पड़ रही है। ये मजबूरी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अदालतों को यह हक है। इट इज जुडिशियल एक्टिविटी, इट इज नॉट जुडिशियल एक्टिविज्म। तो सर, जैसा कि आपने बताया, केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल्यूर साबित हुई, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा मजबूरी से, जबकि उनके पास और भी दूसरे कई सारे काम रहते हैं। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल्यूर साबित हुई है कोरोना को लेकर, कोरोना के इंतजाम को लेकर। और उसमें एक कुछ सवाल ये भी है सर, आज के जो कोविड पेशेंट के जो आंकड़े हैं पूरे सारे हिंदुस्तान के, सर हमारे हिंदुस्तान की जो आबादी है तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है, और आज के जो कोविड पेशेंट का रेशो है जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं वो लगभग 1 करोड़ 40 लाख के करीब है। उसमें से भी कुछ पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो ऑक्सीजन बेड की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। तो 1% से भी कम लोग जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो वो लोगों को कोविड ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हमारी गवर्नमेंट फेल्यूर साबित हुई है। हमको दुनिया भर के कई मुल्कों से मदद लेने की जरूरत आ पड़ी है। तो 1 साल का वक्फा हमारे पास में था, वो वक्फे में हमारी गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किए होंगे सर, आप क्या कुछ बता सकते हैं? ये देखिए, केंद्र सरकार की तरफ और खुद प्रधानमंत्री जी के पास में कोविड के बारे में किसी तरह का प्लान नहीं है। अगर आप याद करें तो अपने भारत देश का उच्चतम न्यायालय बार बार केंद्र सरकार को ये पूछ रहा है कि आपके पास में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए प्रिंट आउट क्या है, प्लान क्या है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार यह सुप्रीम कोर्ट को बता नहीं पाई है। मैंने पहले ही जैसे कहा कि मोदी जी का पूरा जोर अपनी इमेज बिल्डिंग की तरफ है। उन्होंने एक तो उनको कोविड बीमारी का स्वरूप समझा ही नहीं है, अगर समझ में आया तो उसके ऊपर उन्होंने विचार नहीं किया है। ये देखिए, अगर हमको कोई समस्या समझ में नहीं आती है तो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेते हैं और उस राय के मुताबिक चलते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल ही हमारे भारत देश के ही शास्त्रज्ञों ने नहीं बल्कि WHO ने भी बताया था कि सेकंड वेव, दूसरी लहर कोरोना की आने वाली है और वह पहली लहर से भी ज्यादा घातक होगी, बुरी होगी। इसलिए मोदी जी को, केंद्र सरकार को चाहिए था कि पहले से ही तैयारी करें। एक मिसाल दूंगा मैं आपको कि अमेरिका के जो नए राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन हैं, जो चुने गए हैं, उन्होंने चुन के आते ही पहला काम यह किया कि अमेरिका की जो कुल आबादी है 30 करोड़ के लगभग, उन्होंने उसके दुगने यानी 60 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीकों का रिजर्वेशन किया। यानी उन्होंने ताड़ लिया कि अगले साल में कोविड की दूसरी लहर आने वाली है और वो इससे भी ज्यादा घातक है। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, हमने कोविड को समझा ही नहीं। हमको अंदाजा था कि कोविड का जो मरीज होता है, जो मरीज जिसका कोविड का प्रमाण ज्यादा होता है, जैसे जैसे ज्यादा होता है और जो एक्यूट सीरियस होते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को ही ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। अभी आपने बताया, आंकड़े बताए कि अपने भारत देश की कुल आबादी का 1% हिस्सा कोविड से बीमार है, लेकिन इस 1% के 1% को ही जो एक्यूट सीरियस हैं, सिर्फ उनको ही ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमको पहले ही ताड़ लेना था और ऑक्सीजन के सिलेंडर्स तैयार करना, ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चर बढ़ाना, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था। और WHO ने भी कहा है और जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जी हैं, उनके जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, डॉक्टर फॉसी जिनका नाम है, उन्होंने भी और सभी लोगों ने, सभी डॉक्टरों ने, माहिरों ने यही कहा है कि कोरोना का इलाज वैक्सीनेशन है। तो मोदी जी ने ना वैक्सीनेशन बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया, ना ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया। जब अपने भारत देश में रोजाना 3-3 लाख
कोरोना के मरीज पाए जा रहे थे, तब मोदी जी ने आधार पूना वाला जो आज भाग गया है, जो भाग कर लंदन में जाकर छुप के बैठा है, उसकी कंपनी को करोड़ों कोरोना के दवाई के टीके एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। और ये किस लिए किया? अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए किया। इधर लाखों लोग मर रहे हैं और उधर अपने देश में बनी हुई कोरोना से मुकाबला करने वाली दवाइयों के टीके ये हमने एक्सपोर्ट कर दिए, ये उसकी वजह है। और देखिए, केंद्र सरकार ने जो कोविड टास्क फोर्स बनाया है, उसकी 6 महीने में मीटिंग तक नहीं हुई है। तो यह सबसे बहुत बुरी बात है, जिस वजह से आम आदमी सड़कों के ऊपर ऑक्सीजन करते हुए पैर घिस रहा है, तड़प के मर रहा है। सर, एक मामला ऑक्सीजन का हुआ और उसी के साथ दूसरा जो है वैक्सीनेशन का मामला है। आज का अगर हम लोग आंकड़ा देखेंगे तो केंद्र सरकार की तरफ से तकरीबन 2 कंपनियों को, एक कंपनी को लगभग 5 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है और एक कंपनी को तकरीबन 11 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है वैक्सीनेशन का। तो और ये भी जो है तकरीबन मई और जून ऐसा 2 हिस्सों में मिलने वाले हैं। तो वैक्सीनेशन 11 करोड़ 16 करोड़ ये काफी है सर, जबकि हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ है। ये देखिए, ये कोरोना को मोदी जी ने, उनकी सरकार ने समझा ही नहीं है। कोरोना का स्वरूप हमें समझ में लेना चाहिए। खुद महाराष्ट्र सरकार की जो कोविड टास्क फोर्स है, उसके डॉक्टरों ने और अपने भारत सरकार ने जो कोविड-19 का जो ICMR टास्क फोर्स बनाया है, उसके सदस्य हैं प्राध्यापक डॉक्टर NK अरोड़ा। उन्होंने ये कहा है कि ये कोरोना का विषाणु जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन यानी ये कोरोना का विषाणु रूप बदलता है, चेहरे बदलता है, उसे कहते हैं म्यूटेशन। जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा म्यूटेशन होगा। और भारत में आबादी ज्यादा है, इसलिए म्यूटेशन भी ज्यादा होने वाला है। लेकिन हर एक म्यूटेशन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बहुतांश मेजॉरिटी ऑफ द म्यूटेशन अपने आप ही समाप्त होते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो कोविड टास्क फोर्स बनाया है, उस टास्क फोर्स ने जो गाइडलाइन दी है, उसके मुताबिक कोरोना होने वाले मरीजों में से 80% मरीज किसी भी तरह की दवा लिए बगैर अपने आप ही दुरुस्त हो जाते हैं। प्रश्न आता है 0.001% का, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो 0.001 को ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हमारी गवर्नमेंट असफल रही, जिसकी वजह से हमें अपने पड़ोसी ममालिक हैं या फिर दुनिया के कई ऐसे सारे ममालिक हैं जिन्होंने ऑक्सीजन उनके मुल्कों से हमें फराहम किया और आज लोगों तक, मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार की इसमें कुछ भी भागीदारी नजर नहीं आ रही।